तो हम लोग पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बीन के बारे में। आज हम लोग कार्बीन से आगे पढ़ने चल रहे हैं। अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा और ये होगा नाइट्रीन, नाइट्रीन्स। अरे बेटा, नाइट्रीन जो होता है ना, वह कार्बीन के जैसा ही रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। फर्क इतना होता है कि यहाँ पर बेस सेंटर नाइट्रोजन होता है, वहाँ बेस सेंटर कार्बन था और यहाँ पर बेस सेंटर नाइट्रोजन होता है। ऐसे वहाँ पर दो तरह का कार्बीन होता था, सिंगलेट और ट्रिपलेट। यहाँ भी नाइट्रीन दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन, नाइट्रीन। देखो, क्लासिकली लिखते आए हैं कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है। अरे बेटा, क्लासिकली तो नाइट्रोजन में ऐसा ही होता है ना, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होगा जानते हो? एक नाइट्रोजन हो, एक बॉन्ड पेयर हो, एक क्लासिकल लोन पेयर जो हमेशा होता है नाइट्रोजन पर, वो वहां रहेगा। इन दोनों बॉन्डों में काम, अगर एक ऑर्बिटल खाली और ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम लोग बोल दिया करेंगे सिंगलेट नाइट्रीन। और ट्रिपलेट नाइट्रीन कैसा होगा, थोड़ा बहुत अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अरे बेटा, ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या हो जाएगा? एक नाइट्रोजन होगा, जो नाइट्रोजन का क्लासिकल फीचर है, पहचान है, लोन पेयर, वो होगा। और बचे हुए 2 ऑर्बिटलों में दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम लोग ट्रिपलेट नाइट्रीन बोलने लगते हैं। अगर किसी रिएक्शन के दौरान बने रिएक्शन इंटरमीडिएट में नाइट्रोजन सेंटर पर एक ऑर्बिटल खाली, एक लोन पेयर और एक ऑर्बिटल में फिर से लोन पेयर अगर हो, then it will be named as singlet nitrine. On the other hand, if a nitrogen center contains 1 bond pair, 1 lone pair and 2 odd electrons in 2 different orbitals, then it will be named as triplet nitrine. Now, कार्बीन में याद होगा आप लोगों को, हम लोग स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते थे। अरे बेटा, स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर करते थे क्या चीज के आधार पर? स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पर ही ना स्टेबिलिटी का कंपैरिजन होता था। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 × समेशन ऑफ s + 1। अरे बेटा, यहाँ समेशन ऑफ s जो है 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 1। यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा 2 × समेशन ऑफ s + 1, लेकिन यहाँ पर s का वैल्यू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण +½ और +½ जुड़कर हो गए 1। तो 1 अगर यहाँ पुट कर दें तो ये 2 + 1 ये हो जाएगा 3। तो 3 होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये कम स्टेबल हो जाएगा, ये कम स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग नाइट्रीन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे बेटा, नाइट्रीन बनता कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। नाइट्रीन थोड़ा सा कम यूज होने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हम लोगों को जितना भी रिएक्शन पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें एक ही जगह नाइट्रीन बना करता है। ठीक है, उसको हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग नाइट्रीन कैसे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आगे चर्चा करने चल रहे हैं। देखना ना, सुनने के बाद नाइट्रीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखो। नाइट्रीन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर अगर हम लोग चर्चा करें
तो ध्यान दें, क्या करें हम लोग एक मॉलिक्यूल लेने जा रहे हैं और वह मॉलिक्यूल होगा एन ब्रोमो एसिड एमाइड। फिर से बोलो नाम, एन ब्रोमो एस अमाइड। एसिड अमाइड किसको बोलते हैं? एसिड अमाइड बोलते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को। यहां 2 हाइड्रोजन लगा रहे, दिस इज एसिड अमाइड, यही ना अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें एक हाइड्रोजन हटाकर अगर एक ब्रोमीन लगा दें तो फिर इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलने लगते हैं, नाइट्रोजन से लगा हुआ ब्रोमीन है तो एन ब्रोमो एसिड एमाइड ले लिए, ठीक। अच्छा, अब देखना एक बात, एन ब्रोमो एसिड एमाइड को हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दिए। अच्छा, एक चीज जानते हो आप, क्या चीज? कि यह नाइट्रोजन थोड़ा सा एसिडिक होगा नेचर में। ये हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक होगा नेचर में। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन हटने के बाद जो एनायन बनेगा वो एनायन इसके द्वारा स्टेबलाइज्ड होगा रेजोनेंस में। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन पर का जो एनायन निगेटिव चार्ज होगा वह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड होगा। हमने एक बार कहा था, क्या कहा था? कि हाइड्रोजन हटने के बाद, कहीं से हाइड्रोजन हटने के बाद बनने वाला एनायन अगर स्टेबल हो, कहीं से हाइड्रोजन हटा देने पर बनने वाला क्या चीज, एनायन अगर स्टेबल हो तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हुआ करेगा। अरे बेटा, यहाँ ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों? समझ रहे हो ना? ये हाइड्रोजन हटा देने पर जो पेरेंट सेंटर है उस पर निगेटिव चार्ज आए, निगेटिव चार्ज आए, दैट निगेटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस एज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन थोड़ा बहुत एसिडिक होगा। अगर ये हाइड्रोजन थोड़ा बहुत एसिडिक होगा तो एक चीज बहुत श्योर है कि जैसे ही इस मॉलिक्यूल को बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे वो हाइड्रोजन वहां से तुरंत हटा दिया जाएगा। वो हाइड्रोजन अगर हटा दिया गया तो ये स्पीसीज हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड ON या माइनस, और ये ब्रोमीन। और जो क्लासिकल लोन पेयर नाइट्रोजन का होता है वो तो होगा ही, जो क्लासिकल लोन पेयर रहता है हमेशा वो होगा ही, ठीक है बेटा। अब देखो क्या मामला है। मामला ये है कि निगेटिव चार्ज डेवलप होते ही ये सेंटर का सॉल्वेशन होगा। ये सेंटर का क्या होगा? सॉल्वेशन होगा। सॉल्वेशन होगा तो इन दोनों में जो बॉन्ड कमजोर होगा वो टूट कर निकलेगा, और इन दोनों में कमजोर बॉन्ड कौन? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेते हुए Br माइनस बनकर निकल जाएगा। अरे बेटा, ब्रोमीन यहां से Br माइनस बनकर अगर निकल जाए, ब्रोमीन अगर यहां से Br माइनस बनकर निकल जाए तो ये कैसा चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड ON, ये लोन पेयर, ये ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल क्या चीज? खाली। इसको हम लोग बोलते हैं असाइल नाइट्रीन। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं? असाइल नाइट्रीन। फिर से बोलो, असाइल नाइट्रीन। देखो, अगर इस नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन से पीछे के तरफ लगा हुआ ग्रुप कोई अल्काइल होता, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, etc एनीथिंग, तो उसको हम लोग अल्काइल नाइट्रीन बोलते। उस स्पीसीज को अल्काइल नाइट्रीन बोला जाता। दिस टाइम वी हैव असाइल ग्रुप अटैच्ड विथ दैट सेंटर। अभी हम लोगों को उस नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो अल्काइल नहीं है, वो एसिड का पार्ट है, असाइल है। तो असाइल ग्रुप होने के कारण इस स्पीसीज को क्या बोलते हैं? असाइल नाइट्रीन। अब एक बात सुनना सभी लोग ध्यान से, अगर कहीं भी असाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट बना, अगर कहीं भी रिएक्शन के दौरान असाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन रहा है, कहीं रिएक्शन के दौरान क्या बन रहा है? असाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो बनते ही
यह असाइल नाइट्रीन अपने आप को रीअरेंज करके आइसोसाइनेट में बदल लेता है। मेरे साथ सब लोग बोलना तो, असाइल नाइट्रीन रीअरेंज होकर आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। असाइल नाइट्रीन रीअरेंज होकर कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में? आइसोसाइनेट में। अब ये आइसोसाइनेट क्या चीज होता है वो सुनना। देखो यहां ये ऑर्बिटल खाली है, यहां नाइट्रोजन का ये ऑर्बिटल खाली है, तो ये मिथाइल ग्रुप वहां शिफ्ट हो जाता है, मिथाइल वहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके निकलने के कारण जो इस कार्बन पर खाली ऑर्बिटल डेवलप हुआ है, देख बेटा ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज, और यहां खाली होने के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, माने ये लोन पेयर यहां खाली होने वाले ऑर्बिटल में, ये मिथाइल यहां से गया ना, तो उसके कारण कार्बन पर एक खाली ऑर्बिटल, वह खाली ऑर्बिटल और ये लोन पेयर आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेता है। तो ये मिथाइल का शिफ्टिंग खाली ऑर्बिटल में और यह लोन पेयर का शिफ्टिंग यहाँ बॉन्ड पेयर के रूप में। तो इधर का स्ट्रक्चर आएगा, तो ही लोग बताओ। ये हो गया सबसे पहले मिथाइल, मिथाइल से लगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास ये वाला लोन पेयर जो बचा रह गया है, और अब नाइट्रोजन इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो पहले से यही ना आइसोसाइनेट हो गया, इसी फंक्शनल ग्रुप को ना तो क्या नाम से पुकारते हैं? आइसोसाइनेट के नाम से पुकारते हैं। तो नाइट्रीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला लाइन जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लोग एन ब्रोमो एसिड एमाइड को अल्कली के साथ मिलाएं तो पहले वो असाइल नाइट्रीन, और असाइल नाइट्रीन बनते ही रीअरेंज होकर आइसोसाइनेट में बदल जाता है। इतना बात याद रहा नाइट्रीन के प्रिपरेशन में जो बताएं। आगे आगे दो लाइन और हमको नाइट्रीन में वो नाइट्रीन के प्रिपरेशन में दो लाइन और चर्चा करना है, सुनो। अरे बेटा एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते अल्काइल एजाइड। क्या नाम बोला हमने? अल्काइल एजाइड, AZIDE, एजाइड, अल्काइल एजाइड। ये RN3 को बोलते हैं अल्काइल एजाइड। RN3 इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सुन। ये N3- आयन को एजाइड आयन बोलते हैं। जैसे Cl- क्लोराइड आयन होता है ना, वैसे ही N3- को क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। HCl को बोलते हो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रा एजोइक एसिड, HN3। अमोनिया नहीं है, गौर करना, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होता है, यहां 3 नाइट्रोजन है, गौर कर बेटा। ये हाइड्रा क्लोरिक एसिड, ये हाइड्रा एजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड इसको बोला करते हैं, हाइड्रा एजोइक एसिड, एजाइड आयन होने के कारण। ये नाम नहीं भूलोगे ना, N3- को क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। और जैसे यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो अल्काइल हम लोग क्लोराइड बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर अल्काइल एजाइड है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखना। यह R, यह N, 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 तीनों N लीनियर होता है। एजाइड आयन नेचर में लीनियर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी कहीं कहीं काम आएगा। तीनों नाइट्रोजन हमेशा एक सीध में होते हैं। एजाइड आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है, तीनों नाइट्रोजन एक लाइन में हुआ करते हैं। अरे बेटा तो कहने का मतलब है कि
कि इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो यहाँ डबल बॉन्ड डाल दे। बेटा डबल बॉन्ड डालने से इस नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट का मसला पूरा हो गया। व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन? हियर वी हैव वन मोर वैलेंसी, जितना जरूरी है उससे ज्यादा इस नाइट्रोजन का वैलेंसी हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ प्लस, और यहाँ जितना जरूरत था उससे कम हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस डाल देते हैं। बेटा इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है, और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये निगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग यहाँ, इसका शिफ्टिंग यहाँ हो जाता है। तो अल्काइल एजाइड का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? देखो तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा Rn-, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ प्लस। अरे बेटा ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अल्काइल एजाइड का। अब अगर हम लोग अल्काइल एजाइड को हीट करें और वो दोनों नाइट्रोजन निकल जाए, तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकले पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो ये जो बचा हुआ स्पीसीज रहेगा वो क्या हो जाएगा? अल्काइल एजाइड हो जाएगा। तो सॉरी, नाइट्रीन हो जाएगा, अल्काइल नाइट्रीन हो जाएगा। तो कहीं भी अल्काइल एजाइड को अगर हीट कर देते हैं हम लोग, याद रखना, अल्काइल एजाइड को अगर हीट कर दिया जाए तो यह कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल नाइट्रीन में, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल नाइट्रीन में, और प्लस वो N2 बनकर निकल जाता है। ये भी याद रहा। नाइट्रीन बनने का अगला रिएक्शन बोलने जा रहे हैं। नाइट्रीन कैसे बनता है, अल्काइल नाइट्रीन कैसे बनता है, उसके बारे में अगला रिएक्शन। अरे बेटा कहीं पर भी अल्काइल आइसोसाइनेट ले लो, आइसोसाइनेट का स्ट्रक्चर यही, और इसको भी हीट कर दो। अल्काइल आइसोसाइनेट ले लो और उसको क्या कर दो? हीट कर दो, तो भी यह भाग निकल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर, और ये इतना भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर, और रेस्ट पार्ट जो है वो अल्काइल नाइट्रीन बन जाता है। यह अल्काइल नाइट्रीन बन गया, ये क्लासिकल लोन पेयर, और यहाँ एक और प्लस ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर निकल जाता है। तो नाइट्रीन, अल्काइल नाइट्रीन बनने का रिएक्शन हम लोग पढ़े कि अगर हम लोग अल्काइल एजाइड को हीट कर दें तो भी अल्काइल नाइट्रीन में बदल जाता है, अल्काइल आइसोसाइनेट को हीट कर दें तो भी अल्काइल नाइट्रीन में बदल जाता है। और पहला वाला क्या पढ़े थे कि एन ब्रोमो एसिड एमाइड को बेस के साथ रिएक्शन करवा दे। पहला वाला देखो ऊपर में लिखे हो ना, अगर हम लोग एन ब्रोमो एसिड एमाइड को अगर बेस के साथ रिएक्शन करवा दें तो फिर वो बदल जाता है क्या चीज में? फिर वो बदल जाता है एसिड असाइल नाइट्रीन में बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, नाइट्रीन के रिएक्शन बिल्कुल कार्बीन के जैसा ही। बेटा नाइट्रीन के रिएक्शंस का अगर हम लोग बात करें तो ये भी बिल्कुल कार्बीन के जैसा ही बिहेव करता है। अगर कहीं पर डबल बॉन्डेड सिस्टम हो, अगर कहीं पर किसी कार्बन में अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम हो, जैसे हम लोगों को ये क्वेश्चन दे देते Rn3 और हीट कर दिए, बोले कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो बेटा इसको Rn3 को हीट तो अल्काइल नाइट्रीन बन जाएगा, और अल्काइल नाइट्रीन यहाँ आकर 3 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेगा। कहने का मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लगा हुआ ये अल्काइल, ये इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान दो, अब प्लस इसका 2 नाइट्रोजन जो था वो N2 बनकर निकल जाएगा। तो रिएक्शंस इसके जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं कार्बीन के जैसा। ये था हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको हम लोग बोले थे नाइट्रीन। नाइट्रीन के बाद जो अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोगों को पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइन। यह बेंजाइन क्या होता है उसके बारे में भी बात करने चल रहे हैं, सुनना सभी लोग। अंतिम रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसका चर्चा हम करने जा रहे हैं,
और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन, अरे बेटा बेंजाइन है क्या चीज? देखो, अगर कहीं पर बेंजीन हो और बेंजीन के साथ दो कार्बनों के बीच में एक जगह एक और बॉन्ड हो, यही बेंजाइन है। ये चीज जो है, इसी स्पीसीज को हम लोग बेंजाइन बोला करते हैं। अच्छा, एक बात सुनना, छोटे रिंग में अगर रिंग का साइज 8 या उससे कम कार्बन का है, तो छोटे रिंग में रिंग के अंदर में ट्रिपल बॉन्ड असंभव है, नहीं एग्जिस्ट करता है। सर वहां आप बनाए, यहां बोल रहे हैं कि असंभव है। हाँ बेटा, दोनों का जवाब दे रहे हैं, आप सुनना। ये असंभव क्यों है, पहले वो सुन। अगर एक रिंग में दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। sp हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ऑब्वियस है। अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो फिर उसका बॉन्ड एंगल कितना, 180। इफ द कार्बन हैव sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, then the bonds attached with this carbon will be at the angle of 180। ये बॉन्ड ऐसे घुमा हुआ नहीं रहेगा, यह बॉन्ड सीधा हो जाएगा। यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो सीधा। और ये बॉन्ड भी ऐसे नहीं रहेगा, ये बॉन्ड लीनियर हो जाएगा। मींस अगर आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में कहीं पर दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, तो कम से कम 4 कार्बन जो होंगे वो सीधे लाइन में हो जाएंगे। अरे बेटा, 4 कार्बन अगर सीधे लाइन में हो जाएंगे तो ये दो कार्बनों के बस की बात है कि एक कार्बन जाकर इससे बॉन्ड बना ले और एक जो है इतना दूर इससे बॉन्ड बना ले, नहीं हो सकता है। यह तभी संभव है जबकि इन दोनों को जोड़ने के लिए बहुत सारे कार्बन हो। सिर्फ दो कार्बन के बस की बात नहीं है कि एक छोर इससे और दूसरा छोर उससे बॉन्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ले, ये नहीं संभव है। तो छोटे रिंग में दो कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। बात समझ गए? अब आओ, तो सर यहां जब आप कह रहे हैं कि नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, फिर वहां कैसे बनाए हैं? अरे बेटा, ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल नहीं है, वहां बहुत ही जटिल काम हुआ है। सुनो, ध्यान देना। देखो क्या चीज, जैसे हम लोग जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बेटा बेंजीन के होता है कि हर कार्बन पर डबल बॉन्ड है। यहां एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, यहां भी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जिसके साथ हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा ना, बाकी जगह भी होगा जो नहीं दिखा रहे हैं। बेंजीन C6H6 होता है, तो 2 हाइड्रोजन दिखाए हैं, बाकी जगह नहीं दिखाए हैं। ठीक, अब देखो, इन कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज होने देना है, हाइब्रिडाइजेशन मत चेंज हो, लेकिन क्या कर कि यहां वाले हाइड्रोजन को उठाकर बाहर फेंक दे, यहां वाले हाइड्रोजन को निकाल दे और यहां वाले हाइड्रोजन को भी निकाल दे, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहने दो। एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 1 इलेक्ट्रॉन रहने दो, जैसा भी रहने दो। एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहने दो, एक को खाली रहने दो। अब अगर कभी कभी दो अनसर्टेनिटी लगाए, अगर भी कभी कभी भी, माने ये बनना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। इन दोनों बॉन्डों में टू एंड फ्रो, आपको सिखाए थे ना रेजोनेंस में कि बॉन्ड में टू एंड फ्रो मूवमेंट होते रहता है। टू एंड फ्रो मूवमेंट होते होते यह दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ही एक दूसरे के साथ अगर ओवरलैप कर जाए, ये दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएं, ये दोनों अगर ओवरलैप किए हुए हों, कौन से ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएं तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेंजाइन बोलने लगते हैं। तो बेंजाइन के बारे में जो बात याद रखना है वो ये है कि यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या चीज है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। बेंजाइन में दोनों कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज? ये पूछा जाता है बेटा कि बेंजाइन में ये दोनों कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज हुआ है, यह जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो नॉर्मल क्लासिकल पाई बॉन्ड नहीं है, बल्कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ही थोड़ा देर के लिए ओवरलैप हो गए हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग नहीं है। तो बेंजाइन में इन दोनों कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या चीज है? sp2 है। ठीक है, हम बेंजाइन में ही आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो बेंजाइन में ये जो एक्स्ट्रा वाला बॉन्ड बना है वो किस ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के कारण बना है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के कारण बना है। अरे बेटा एक बात समझना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिजिड होते हैं, अपने जगह से बेंट टेढ़ा होने का टेंडेंसी उनमें नहीं होता है। एक बात समझो, अगर मान लो एक सॉलिड दीवार हो और दो रड दीवार में फिक्स किया हुआ हो, रड दीवार में धंसा हुआ हो, लेकिन दोनों रड पतला वाला हो, 8 mm का रड हो, 8 mm सबसे पतला वाला रड होता है, 8 mm का रड हो, पतला वाला रड हो, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ था। हमने किसी को कहा कि इन दोनों को साथ लाकर बांध दो, तो रड को नजदीक लाने में थोड़ा एनर्जी आप दिए, लेकिन थोड़ा मजबूती से बांध दो तो वो फिर छूटेगा नहीं। लेकिन दूसरा कंडीशन सोच कर देखो, मान लो दीवार में दो रड है लगा हुआ, लेकिन वह रड 16 mm का है। बेटा 16 mm का रड काफी मोटा हो जाता है। 16 mm का रड एकदम सॉलिड धंसा हुआ था और थोड़ा बाहर निकला हुआ था। हमने किसी को कहा कि भाई इन दोनों को नजदीक लाकर बांध दो, इन दोनों को थोड़ा नजदीक लाकर बांध दो, तो आसानी से वो नजदीक ना आएगा। और अगर आप उसको नजदीक लाकर किसी तरह से बांधने का कोशिश करेंगे तो वह खूब जोर लगाएगा कि वापस खुलकर हम ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं। बहुत जल्दी वो खुल जाएगा, वो बंधन बांधने वाले फोर्स पर बहुत ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगाएगा, उसको तोड़कर वापस अपने जगह में आ जाना चाहेगा। तो रिजिड ऑर्बिटल्स हैं, बेंट होने का टेंडेंसी, एक तरफ झुकने का टेंडेंसी नहीं है। वो तो इस बॉन्ड में टू एंड फ्रो मूवमेंट हुआ, इसके कारण ये दोनों ओवरलैप कर गए, ओवरलैप तो कर गए, लेकिन जैसे ही ये दूर होगा ये दोनों फिर खुल के अलग हट जाएंगे। तो बेंजाइन जो होता है वो बहुत अनस्टेबल स्पीसीज होता है, बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट होता है, क्योंकि जिन ऑर्बिटलों को झुकाया गया है, जिन ऑर्बिटलों पर बेंट होने की जिम्मेदारी डाली गई है, वह प्योर p ऑर्बिटल्स नहीं है, बल्कि रिजिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यही कारण है कि बेंजाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। बेंजाइन अनस्टेबल क्यों होता है ये अगर पूछा जाए तो जवाब दे सकते हो, कहीं किसी का चार्ज वाला फैक्टर नहीं है, इनफैक्ट ऑक्टेट ऑक्टेट वाला भी फैक्टर नहीं है। यहाँ अनस्टेबिलिटी है क्योंकि आपने नहीं झुकने वाले रिजिड ऑर्बिटल्स को बहुत फोर्स लगाकर झुका दिया है, या उसमें बहुत ज्यादा वापस आने का टेंडेंसी है। ठीक है, ये बेंजाइन का स्ट्रक्चर पर बात हो गया। जिन दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है बेंजाइन में, उन कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 ही बोलना है, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। बेंजाइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर बात करते हैं हम लोग।
बेंजाइन बनता कैसे है उस पर बात करते हैं। सुनना, बेंजाइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात कर रहे हैं। अरे बेटा, बेंजाइन बनने के तरीकों पर अगर बात करें तो ये बनता कैसे कैसे है वो सुन। पहला, अगर हम लोग 1,2 डाई हेलो बेंजीन ले लें, कौन सा मॉलिक्यूल बोले, ध्यान से सुनना, 1,2 जैसे यहाँ क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन, 1,2 डाई हेलो बेंजीन ले लिए, ठीक, और इसको आप रिएक्शन करवा लो सिल्वर या जिंक जैसे मेटल के साथ, सिल्वर के साथ या जिंक जैसे मेटल के साथ, तो जिंक दोनों हैलोजन को लेकर निकल जाता है और इन दोनों के बीच में यहाँ बेंजाइन बन जाता है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस तरह का बेंजाइन बना लेते हैं, प्लस जिंक के एक वैलेंसी से क्लोरीन दूसरे से ब्रोमीन, इस तरह का चीज बदल जाता है। दूसरा, अगर हम लोग कहीं पर हेलो बेंजीन ले लें, अगर हम लोग कहीं पर हेलो बेंजीन ले लें, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसको देखो बेटा, यह हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, डबल बॉन्डेड सेंटर पर है तो थोड़ा एसिडिक होगा, और क्लोरीन बगल में है तो उसके इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हल्का सा और ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत माइन्यूट एसिडिक है, कोई बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल एसिडिक ऐसा नहीं है। तो ये अगर बहुत हल्का सा एसिड है और वैसे कंडीशन में अगर इसको यहाँ से रिमूव करना हो तो इसको NH2- जैसे मजबूत बेस के साथ रिएक्शन करवाओ। NH2- रिलेटिवली बहुत मजबूत बेस है, मजबूत बेस होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा। हम लोग जानते हैं H+ निकलेगा तो पेरेंट सेंटर पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और वो निगेटिव चार्ज डेवलप होते ही उसका शिफ्टिंग यहाँ, ये यहाँ से बाहर, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और उसका वहाँ से शिफ्टिंग बाहर, और ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के बेंजाइन में, ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के बेंजाइन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी बेंजाइन बदल जाता है। हाँ, अरे बेटा, अगर कहीं पर एक ग्रुप ऐसा हो जिसमें बाहर निकलने का बहुत ज्यादा टेंडेंसी हो, जो यहां से जल्दी निकल जाना चाहता हो, जैसे C++OO-, और यहां पर वैसे कंडीशन में NH2 ग्रुप लगा हुआ, यहां पर वैसे कंडीशन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ हो, NH2 ग्रुप, ठीक। एक बार पहले थोड़ा सा हम चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे कि NH2 पर हम लोग के साथ रिएक्शन करवा दें तो यह बदल जाता है डाइजोनियम सॉल्ट में, N2+ में। ये चर्चा किए थे कार्बोकेटायन पढ़ाते समय, देखना कॉपी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर N2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और यह C++O इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाएगा, माने यहाँ पर हीट कर देने से यह सेंटर पर माइनस और ये सेंटर पर प्लस, तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और एक में खाली, तो वो लोग ओवरलैप होकर क्या चीज में बदल जाएंगे, बेंजाइन में बदल जाएंगे। ये लोग एक दूसरे के साथ ओवरलैप होकर बेंजाइन प्लस CO2 और प्लस N2। बेंजाइन बनने के जो फेमस रिएक्शंस हैं यही, बेंजाइन बनने के फेमस रिएक्शंस जो हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, गौर करना। अरे बेटा, जो अगला लाइन मेरे को कहना है वो क्या है, सुन। देखो, बेंजाइन जो स्पीसीज होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बेंजाइन है, यह जो बेंजाइन है, चाहे ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, किसी भी डायरेक्शन में खुले, तो एक ऑर्बिटल जो हमारा खाली और एक ऑर्बिटल भरा हुआ अलग हुआ करेगा। कहने का मतलब देखो, एक लोन पेयर भी है, एक खाली ऑर्बिटल भी है। अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है,
जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके साथ रिएक्शन करेगा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, तो उसको ये खाली ऑर्बिटल देगा। यह रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों तरह के अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके पास एक खाली ऑर्बिटल भी है और इसके पास एक भरा हुआ ऑर्बिटल भी है। इसलिए यह रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है रिलेटिवली काफी ज्यादा रिएक्टिव हुआ करता है। यह रिएक्शन इंटरमीडिएट रिलेटिवली काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बात सुन, एक बात कहना क्या कि अगर मान ले बेंजाइन को हम बनाकर किसी बर्तन में रख दें, बाहर से न तो हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड किए हैं और न तो हम न्यूक्लियोफाइल ऐड किए हैं, बेंजाइन हमने ऐसे ही बनाकर रख दिया है। बेंजाइन को हमने एक बर्तन में स्टोर करने का प्रयास किया। ये दो बेंजाइन है, दो बेंजाइन मॉलिक्यूल है। अरे बेटा, बेंजाइन को अगर बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट ना मिला, बेंजाइन को अगर बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट ना मिला, तो जानते हो क्या होता है? एक में बॉन्ड ऊपर के तरफ खोलो और एक में बॉन्ड नीचे के तरफ खोलो। तो यहाँ ऊपर के तरफ खोलोगे तो यहाँ माइनस, और यहाँ नीचे के तरफ खुला तो यहाँ प्लस, और यहाँ भी नीचे में अपोजिट चार्ज। ये इसके और ये इसके साथ आकर बॉन्ड बना लेगा और यह इस तरह का स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। यह कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के स्पीसीज में, और इस स्पीसीज को बाइफेनाइलीन हम लोग बोलते हैं। इस स्पीसीज को हम लोग बाइफेनाइलीन बोला करते हैं। तो अगर एंजाइन को बाहरी रिएजेंट रिएक्शन करने के लिए ना मिले, बेंजाइन को कोई बाहरी चीज रिएक्शन करने के लिए ना मिले, तो फिर वह दो बेंजाइन आपस में डाइमराइज होकर बाइफेनाइलीन में कन्वर्ट हो जाता है। इतना बात मेरे को कहना था बेंजाइन के बारे में। अब सुनना आगे सभी लोग। यहां हम लोगों को जीओसी में जितना थ्योरी पढ़ना था वो खत्म हुआ। जीओसी जब से हम लोग शुरू किए, क्या क्या पढ़े हैं सुनो। सबसे पहले हम पढ़े थे क्या चीज के बारे में? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, फिर बॉन्ड फिशन कितने तरह का होता है, फिर मॉलिक्यूल में चार्ज डेवलप करवाने वाले फैक्टर कौन कौन होते हैं। मॉलिक्यूल में चार्ज डेवलप करवाने वाले फैक्टर कौन कौन से थे याद कर। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, इतना चीज। अगर कोई एरोमेटिक मॉलिक्यूल चार्ज के कारण एरोमेटिक होता था तो उसको क्या बोलते थे? क्वासी एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी। फिर उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने लगे, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इतना चीज इस टॉप चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूज ऑफ चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट का यूज क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगले क्लास के पहले पूरा जीओसी एक बार अच्छे से रिवाइज करके सुनना है। अगला में हम लोग जितना भी चीज पढ़े हैं उसके यूज के बारे में चर्चा करेंगे, तो सभी लोग उसको रिवाइज करके ही अगला लेक्चर सुनना है, ठीक है। आज यहीं तक, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।